ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है दर्शकों। जहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस तरह से देख के मायरा को काफ़ी कन्विंस करता है कि वह अपनी इंजेक्शन ले ले, बट मायरा इस बात से इनकार करती है। मायरा बोलती है कि पहले उसे गीतांजलि से शादी करनी पड़ेगी। गीतांजलि उसकी मम्मा है, वो उसको हमेशा हर चीज़ से सेव करती हैं। पर अरमान बोलता है देखो बेटा, ये कोई समय नहीं है इस बात का डिस्कस करने के लिए, ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। मायरा बोलती नहीं पापा, ये डिस्कस तो मुझे आज ही करना है। क्यों गीतांजलि मेरी मम्मा नहीं बन सकती। जहाँ पे अरमान जो होता है वो मायरा को समझा दे किसी को ऐसे माँ नहीं बनाया जा सकता है। तो मायरा पूछती तो मेरी माँ कौन है, आप वो भी तो नहीं बताते हो पापा। गीतांजलि बहुत अच्छी की, तो वो हमेशा मेरे लिए प्यार करती है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है, आपको प्यार करते हैं, हम इतने सालों से साथ में, उसे प्लीज़ मेरी मम्मा बना दो। तभी यहाँ पे गीतांजलि पूछती है, उसको होश आते वो मायरा का नाम लेती है और पूछती है मायरा तुम कैसी हो, तुम ठीक हो ना। मायरा कैसे आवाज़ से मायरा पूछती है गीतू तुम भी ठीक हो ना। तभी गीतू बोलते हैं हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। दोनों का एक दूसरे से प्यार देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तभी डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं अभी ज़्यादा लेट मत कीजिए, मुझे इंजेक्शन देना है, इसलिए जो करना है फटाफट करना होगा। आप लोग ऑलरेडी बहुत ही टाइम वो ले लिए हैं। अरमान आपको आपकी बेटी को संभालना पड़ेगा, ये इंजेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरमान सोच रहा होता है कि वो कैसे गीतांजलि से शादी के लिए हाँ करे, क्योंकि ऑलरेडी उसने शादी तो की हुई है अभीरा से। अरमान सोच रहा था काश मैं तुम्हें बता सकता कि राजस्थान में भी तुम्हारी एक मम्मी है बहुत ब्यूटीफुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा अपना कपड़ा वगैरह पैक करके जो होती है वो बोलती है बस अरमान मैं आ रही हूँ माउंट आबू मिलने के लिए। दादी सा की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। दादी सा ने जो बोला वो गलत था, ये मैं भी आके उनको बताऊंगी और मैं तुमसे मिलूंगी कि आखिर इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम मुझसे मिल नहीं पाए। ज़रूर कुछ इतना बड़ा हुआ रहेगा तभी तो तुम नहीं आई, वरना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम मुझसे मिले बिना ही रह जाओ। वैसे मैं आप लोग के लिए एक लेटर छोड़ दे रही हूँ, दादी सा मम्मी आप दोनों पढ़ लीजिएगा, मुझे लेट हो रहा है मैं निकल रही हूँ। एक लेटर छोड़ के चली जाती है अभीरा। सुबह सुबह ही वो अपना बैग लेके वहाँ से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा और मायरा की कंडीशन काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। जहाँ पे मायरा को होश तो आया लेकिन वह हमेशा गीतांजलि का ही नाम ले रहे हैं। जहाँ पे गीतांजलि भी उसको बोलती है इंजेक्शन लगवाने के लिए। मायरा बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना है, मैंने पापा से कुछ प्रॉमिस किया, पहले वो करें उसके बाद ही पापा आप पहले मेरे गीतू को मेरी मम्मा बनाओ, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। अरमान काफ़ी बेबस हो जाता है, अरमान को समझता नहीं है आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ यहाँ पे गीतांजलि के पापा भी आते हैं और वो गीतांजलि को ऐसे देखते हैं, बोलते गीतू बेटा तुम ठीक हो ना। गीतांजलि बोलती है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स बोलते हैं अरमान जो करना है आप जल्दी कीजिए, इंजेक्शन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बात कितनी बार बताऊँ। और ये इंजेक्शन लेने के लिए भी उसको बहुत जल्दी से कॉपरेट करना पड़ेगा, इसलिए जो करना है जल्दी कीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं। गीतांजलि जो होती है वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन यहाँ पे मायरा नहीं सुनती। दूसरी सुबह उठ के दादी सा जो होती है वो अभीरा को ढूंढने लगती है। तभी विद्या आ जाती है, बोलती है माँ साहब किसको ढूंढ रही हैं, अभीरा को क्या गई होगी पानी भरने। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती इतनी सुबह सुबह पानी नहीं आता है विद्या, ये सारी बातें मुझे भी समझती है, वो कहाँ गई क्यों गई वो मुझे भी नहीं पता है, या तुम मुझे बता सकती हो किधर गई है। नहीं ना, मुझे पता है वो कहाँ गई है, वो ज़रूर कहीं बाहर गई रहेगी। तभी उसका लेटर पढ़ती है दादी से जिसमें लिखा रहता है हाय गर्लिस, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब नहीं किया लेकिन मैं यहाँ से रवाना हो रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोग आउट ऑफ टाउन, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखना, मुझे आने में लेट होगा। विद्या बोलती ऐसे कैसे अभीरा चली गई बिना बताए कुछ भी, और ये लेटर में क्या ऐसा अजीब सा लिखा हुआ है। तभी मासा बोलती मुझे पता है वो कहाँ गई है, वो कहीं और नहीं बल्कि वह अरमान के साथ गई हुई है और अरमान के पास गई है अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तभी विद्या बोलती है कि मासा अगर वो अरमान के पास गई तो गलत क्या है। तभी यहाँ पे मासा बोलती देखना चोट खा के लौटेगी, तुमको कुछ भी नहीं पता विद्या, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तभी विद्या बोलती है अगर वो अभीरा गई भी है तो अच्छी बात है, आने दीजिए ना, हम देखते हैं वो क्यों चली गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि अभीरा जो थी उसी कैफ़े में आ पहुँचती है जहाँ से अरमान को कॉल आया था। अभीरा काफ़ी खुश और एक्साइटेड होती है, उसे लगता है कि आज वो अरमान से मिल लेगी और अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेगी। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट के वर्कर्स से पूछती है वो कि क्या आपने इनको देखा है, अरमान का फ़ोटो दिखा के। तभी वहाँ के जो वेटर लोग रहते हैं बोलते हाँ हाँ सर अंदर ही है। अभीरा और भी खुश हो जाती है, अभीरा को लगता है अब ज़्यादा कुछ पल नहीं बाकी है, वो आज तो अरमान से मिल ही लेगी। उसके बाद अभीरा जो होती है वो खुशी खुशी जा ही होती है अंदर। तभी वो देखती है गीतांजलि को काफ़ी चोट लगा रहता है तभी यहाँ पे, और वो अपने पापा के साथ रहती है। अभीरा सोचती है ये तो मायरा की मम्मा है, इनको कितना चोट लगा है, मुझे जाके पूछना चाहिए इनका हाल चाल, लगता है कुछ भारी एक्सीडेंट हो गया। मायरा तो ठीक है ना, हाँ ठीक ही होगी तभी तो नहीं दिख रही है। और उसके पापा को भी देखती है। अभीरा सोचती है कि मैं एक बार जाके पूछ लेती हूँ इन लोगों को कि इनकी तबीयत कैसी है, एक तो इतनी ज़्यादा चोट है समझ में नहीं आ रहा है मायरा ठीक भी है कि नहीं है, और उसके पापा कहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है। वो आगे के लिए कदम बढ़ाती ही है कि उसे अचानक से अरमान दिखता है वहाँ पर आते हुए। अभीरा एकदम से दिल थाम के बैठ
दिल थाम के बैठ जाती है कि चलो अरमान आ रहा है। उसको देख के एकदम से खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही अरमान अपना एक ही कदम आगे बढ़ाता है, अभीरा के भी आंसू रुकते नहीं हैं। उसके आंसू भी बहते जा रहे होते हैं अरमान को देख के। और जैसे ही अरमान नज़दीक जाता है और वह जाके गीतांजलि के पास बैठ जाता है, ये देख के अभीरा जो थी एकदम से शॉक हो जाती है। अभीरा को लगता है कि ये क्या हो रहा है, अरमान को उसके पास आना चाहिए, लेकिन वो गीतांजलि के पास क्यों जा रहा है। और जैसे वो गीतांजलि के पास जाता है और बोलता है कि गीतू, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये देख के अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और अरमान जो होता है गीतांजलि के सामने शादी का प्रपोजल रख देता है। ये देख के अभीरा और भी शॉक हो जाती है कि आखिर अरमान ये सब कैसे कर सकता है। और अरमानो अभीरा की हवाइयाँ उड़ जाती है, जहाँ पे गीतांजलि भी सोचने लगती है कि अरमान के इस प्रपोजल के बारे में। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अभीरा सोचती है अरमान ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब अरमान ही मायरा का पापा और गीतांजलि उसकी मम्मा है, ये सब कैसे पॉसिबल है, मुझे यही नहीं समझ रहा है। उसके बाद गीतांजलि समझ जाती। गीतांजलि बोलती, मुझे पता है अरमान आप ये शादी मायरा के लिए कर रहे हैं, बट मुझे भी अगर मायरा की खुशियों के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ी खुशियों की, तो मैं दे दूंगी, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। उसके बाद यहाँ उसके दद्दू यानी जो होते हैं गीतांजलि के पापा, वो काफ़ी खुश होते हैं। बोलते, मुझे इस बात से बहुत ही खुशी है कि तुम दोनों ने शादी के लिए हाथों कर दिया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अभीरा अरमान के ऐसे डिस्कशन पे अभीरा जो होती है ये सुनकर तुरंत अपना बैग फेंक कर उधर से भाग जाती। तभी अचानक से वेटर के हाथों से ग्लास टूट जाता है। अरमान को लगता है जैसे तो उसने अभीरा को कहीं महसूस किया। जैसे अरमान उठता है वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। अभीरा दौड़ते दौड़ते रास्ते की तरफ आती है, जहाँ पे अंशुमन कार चला के आ रहा होता है। अभीरा का एक्सीडेंट होने से बचता है, लेकिन जैसे ही अंशुमन अभीरा को देखता है शॉक हो जाता है। उसको लगता है अभीरा यहाँ पे क्या करे, माउंट आबू में उसका इस तरह से कैसे आना हुआ। अभीरा जो होती है एकदम से खामोश रहती है, वो कुछ भी बयान नहीं करती है। उसके बाद अरमान और गीतांजलि जो होते हैं वो जाते हैं मायरा को देखने के लिए। मायरा काफ़ी खुश होती है और काफ़ी एक्साइटेड होती है, बोलती वाह मेरी मम्मा मुझे मिल गए। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है, गीतांजलि बोलती, मायरू आप कितनी बार मुझे मम्मा बोल रहे हो, बहुत बार बोल चुके हो, अभी तो चुप हो जाओ। बोलती नहीं, मैं इसके लिए मैंने 10 साल का वेट किया। तभी गीतांजलि बोलती, लेकिन आप तो 7 साल के हो, 10 साल कैसे वेट कर लिए। मायरा बोलती, अरे क्योंकि मैंने उतना वेट किया ना, 7 और उससे पहले भी वेट किया रहेगा ना, मेरी मम्मा ऐसे मिले इसके लिए। गीतांजलि बोलती, अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ फिर हम चलेंगे। उसके बाद मायरा बोलती है कि पापा आपने मुझे ऐसी गिफ्ट दे दी, उसके लिए थैंक यू, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे दादू बोलते, पक्का आइसक्रीम भी नहीं चाहिए। बोलती नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम भी नहीं चाहिए। बोलते वाह शाबाश लड़की, लेकिन आइसक्रीम चॉकलेट क्यों नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए इस बर्थडे पे तुमको। बोलती क्योंकि मुझे मेरी मम्मा मिल गई ना, अभी वो मेरे लिए आइसक्रीम बना सकती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू पापा, थैंक यू गीतू मेरे जीवन में आने के लिए। अभी आप मेरे आज से मम्मा हो, मम्मा पापा वाह हमारी स्वीट फैमिली। अब मुझे कोई भी नहीं छुड़ाएगा और कोई भी नहीं कहेगा मेरी मम्मा नहीं है, अब तो मेरी मम्मा बन गई है ना पापा, अब हम अच्छे से रहेंगे हमारी स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली की तरह। बोलो ना पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन अरमान जो है काफ़ी खामोश रहता है, क्योंकि अरमान ने अगर ये हाँ बोला है तो सिर्फ और सिर्फ मायरा के हेल्थ के लिए, अदरवाइज़ वो कभी नहीं बोलता। तभी यहाँ पे दद्दू बोलते, वाह तुमने तो बहुत अच्छा ये तरकीब निकाला हुआ है बेटा, अच्छा एक काम करो गीतू, चलो मैं तुम्हें एक सपोर्ट देता हूँ। तभी यहाँ पे मायरा जो थी ज़िद करती है फ़ोटोज़ के लिए, और जहाँ पे गीतू को बैठाते हैं उसके पापा हेल्प करके। तभी वो अरमान को भी बोलती दद्दू एक हैप्पी वाली फ़ोटो खींचो, हैप्पी फैमिली वाली, फिर मैं ये फ़ोटो फ्रेम लगाऊंगी क्योंकि आज से मेरे मम्मा पापा बने हैं ना। उसके बाद दद्दू जो होते एक फ़ोटो क्लिक करते, जहाँ पे मायरा काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी गीतू उसकी मम्मा बने, और जो कि सपना आज जो सच हो रहा है। उसके बाद वो दद्दू बोलते, वाह क्या क्या अच्छा जोक मारा है, अब ये फ़ोटो क्या करेगी तू लेके। बोलती है ये फ़ोटो मैं घर में रखूँगी। दद्दू बोलते, अरे वाह मैं भी खुश हूँ वैसे इस बात से। लेकिन अरमान कहीं ना कहीं टेंशन में, जहाँ पे मायरा बोलती, पापा प्रॉमिस करो ना, अब हम साथ में रहेंगे हम तीनों और एकदम खुशी खुशी रहेंगे। बोलो ना पापा अब हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे, प्रॉमिस करो गीतू। उसका गीतू अपना हाथ मायरा के हाथ पे रख देती, पर अरमान कहीं खोया सा रहता है, और अरमान को जैसे अभीरा की याद आती रहती है, क्योंकि उसने सिर्फ अभीरा से प्यार किया और उसके बाद किसी से नहीं। उसको ऐसा इमेजिन लगता है जैसे गीतू बैठे वो अभीरा, और एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे, और हम क्योंकि हम बहुत अलग हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा कोई भी अलग नहीं करेगा। उसके बाद वो जो होता है वो एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि वो गीतू में अभीरा को देखने लग रहा होता है, और उसको एकदम से हक करने लगता है, और एक अच्छे से फ़ोटो क्लिक हो जाती है। लेकिन आखिरकार 2 मिनट के बाद उसको एहसास होता है कि वह अभीरा नहीं बल्कि वो गीतांजलि है, और वो अपना हाथ फटाक से हटा देता है और एकदम से घबरा जाता है। गीतांजलि को सब समझ में आ जाता है कि ये सब अरमान क्यों कर रहा है, क्योंकि अरमान गीतांजलि के साथ कंफर्टेबल नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अंशुमन अभीरा को बैठा के लेके जा रहा होता है कार में, और वो बोलता है, अभीरा पहले मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे आप
पहुँची कैसे, और यहाँ पे माउंट आबू में कौन था, और आप विद्या जी कावेरी जी का कॉल भी नहीं उठा रहे। उन्होंने मुझसे भी एक बार कॉल करके पूछा कि क्या मुझे पता है। मैंने बोला नहीं, ये देखो कैब्स का फ़ोन आ रहा है, आप एक बार पिक तो करिए। लेकिन अभीरा एकदम से इसे चुपचाप गुमसुम सी रहती है, क्योंकि अरमान को जिस हालत में आज उसने देखा उसने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था ऐसा मिलेगा। उसके बाद अंशुमन जो होता है वो कावेरी का कॉल उठा लेता है और बोलता है कैब्स डोंट वरी, अभीरा मेरे साथ है, वो मुझे रास्ते में मिले, मैं उसको लेके घर पे ड्रॉप करने आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। उसके बाद अंशुमन बोलता है एक काम करिए अभीरा, मैं ना यहाँ पे चाय लेके आता हूँ, अगर चाय रहेगी ना गर्मा गर्म तो उसके बाद हमारी बात बनेगी, और अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी, आप यहीं बैठे रहिए, मैं चाय लेके आता हूँ। तो जैसे अंशुमन उतरता है और वह जाता है चाय लेने के लिए, दूसरी तरफ अभीरा जो होती है अपने आप से ही सवाल करने लगती है, बोलती है ऐसे कैसे, मायरा के पापा अरमान कैसे होते हैं। हो सकता है मायरा गीतांजलि की बेटी है, और गीतांजलि की बेटी है मतलब अरमान मायरा से शादी, अरमान गीतांजलि से शादी करना चाहता है, मायरा को अपनाना भी चाहता है। मायरा शादी से पहले अरमान को पापा बोलती, वो लोग इतने क्लोज कैसे हैं, इतने साथ में कैसे रहते हैं। क्या अरमान ने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा? उसने क्या अपनी पोकी भी भुला दी क्या? उसको कुछ भी याद नहीं रहा? उसके बाद एक्सेलेटर दबा देती है अभीरा, जिसकी वजह से कार पीछे की तरफ भागने लगता है। अंशुमन जैसे ही दिखता है उसको डर लगता है कि कुछ भारी एक्सीडेंट ना हो। जैसे वो चाय का कप फेंकते हुए वो गाड़ी को रोकने के लिए आगे दौड़ता है, और वह गाड़ी को प्रेशराइज करके पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि पीछे से भी एक गाड़ी आती है और जिसकी वजह से एक धमाका एक्सीडेंट हो भी सकता था। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन किसी तरह अपनी चालाकी लगा के वो सीट पे बैठ जाता है, और ताकि वो ब्रेक को हैंडल कर सके। और वह कार में बैठते ही वो अभीरा को बोलता है अभीरा क्या कर रही हैं आप, आपको होश भी है? अभीरा बोलिए कुछ, लेकिन अभीरा शौक रहती है, उसको कुछ भी आवाज़ ही नहीं निकलती। अंशुमन बोलता है अभीरा आपका ध्यान कहाँ है, आज कुछ बड़ा हो जाता तो। लेकिन अभीरा एक शब्द नहीं बोलती, क्योंकि वो खोई हुई सी है, उसको बहुत बड़ा झटका मिला। दूसरी तरफ अरमान जो होता है वो हॉस्पिटल में चल के जा रहा होता है। उसको याद आता है कि उसने अभीरा से शादी करके 7 फेरों का वचन लिया था कि वो अभीरा का हमेशा साथ निभाएगा। अभीरा ने भी बोला था उसके अलावा उसको कोई भी नहीं चाहिए। अरमान वही सब सोचते हुए जा रहे थे कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं। अचानक से अरमान को धक्का लग जाता है, क्योंकि स्ट्रेचर्स पे लेके जा रहे होते हैं कंपाउंडर्स लोग पेशेंट्स को। अरमान को धक्का की वजह से वह जाके गिर पड़ता है, और उसके पॉकेट से वो अभीरा का फ़ोटो निकालता है और रोने लगता है देख के। बोलता है सॉरी अभीरा, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है मैं ये सब मायरू के लिए कर रहा हूँ। तुम मेरा प्यार हो, लेकिन मायरू मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है, और तुम ये बात समझते हो। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो गीतू से इतनी अटैच्ड है, इतनी कि जितनी मेरे से भी समझो नहीं है। वो उसके बिना रह नहीं सकती, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। आज उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन गीतांजलि ने उसकी 2 बार जान बचाई। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे शादी ही करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अभीरा जैसे घर पर लौटती विद्या हज़ारों सवाल करने लगती है, अभीरा तुम कैसी हुई, क्या हालत बना लिया है। अंशुमन बताता है कि अभीरा को लेके जाइए, इन्हें थोड़ा सदमा लगा, आई थिंक थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, इनका 2 बार एक्सीडेंट होने से बचाया है आज मैंने, और इनको तो कुछ भी सवालों का जवाब नहीं दे रही है। पूरे रास्ते भर ये एकदम शांत होकर आई है, जो भी बोला मैंने ही बोला, आप प्लीज़ इनका ध्यान रखिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो आपको ज़रूर बताएंगी। विद्या बोलती हाँ हाँ ठीक है अंशुमन जी, कोई बात नहीं। तभी कावेरी आ जाती है, बोलती कावेरी को सब बातें समझ में आ जाती है। कावेरी बोलती है हाँ एक काम करो अंशुमन बेटा, तुम जाओ, हम अभीरा का ख्याल रखेंगे। अंशुमन बोलता है हाँ कैप्स, इफ़ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आप लोग से जो मेरे से बन सकेगा मैं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। कि अंशुमन वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद विद्या और कावेरी जो होते हैं दौड़ के जाते हैं अभीरा के पास, और वो पूछते हैं अभीरा से कि ऐसे क्या हालत बना ली है, क्या हुआ है अभीरा, बोल तो, क्या तू अरमान से मिली, बोल तो कहाँ गई थी। लेकिन यहाँ पे और बोलती है विद्या मासा की बातें झूठी निकली ना, तू मासा की बात को इतना दिल से मत लगा। लेकिन यहाँ पे अभीरा जो होती है वो कबर्ड खोल के सारे खिलौने और कपड़े निकालने लगती है अपनी बेटी की, और उसमें से वो लेटर निकालते हुए विद्या बोलती है ये सब क्या करी अभीरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर कावेरी दूर खड़ी होकर सब कुछ समझ रही होती है। जहाँ पे अभीरा जो होती सारे लेटर्स निकाल के जहाँ जहाँ अरमान का नाम लिखा रहता है पुक्की के, उसमें उस सब कटर कर रही होती है। तभी अभीरा विद्या बोलती है ये सब तो क्या करी, तू अरमान का खट क्यों करी, तू अरमान से प्यार करती ना, अरमान तो पुक्की एक फैमिली है, ये क्या कर रही है अभीरा बेटा, तो तुझे कुछ गलत फहमी हुई है क्या, अरमान तो तुझसे प्यार करता है ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है ये इसलिए करी क्योंकि इसने भी आज अरमान को देखा है, आज इसको सच्चाई खुद पता चल गई। क्यों लड़के, तुमने आज अरमान को उस औरत के साथ देखा ना, तुमको मेरी बात पे यकीन हो गया ना, जब मैं बोल रही थी तो तुम मुझसे किसी ने यकीन नहीं किया। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे विद्या को उस बात पर यकीन नहीं होता, और बोलती वो अरमान से जाएगी मिलने। अभी डाइवोर्स पेपर साइन करके विद्या के हाथों भिजवाती, बोलती जाइएगा और ये डाइवोर्स पेपर उसे दे दीजिएगा। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।